कल की वीडियो मैंने आपको विंध्य पर्वत और फिर उसके बाद बघेलखंड या बुंदेलखंड का पठार पढ़ाया। इसके बाद आपको मैंने छोटा नागपुर पठार, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं शिलांग पठार के बारे में बताया। मैंने बताया था कि छोटा नागपुर पठार से दो नदियां निकलती हैं। एक दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार को बीचों बीच से दो भाग में बांटती है। उत्तर के भाग को हजारीबाग का भाग पठार और नीचे दक्षिण के भाग को क्या रांची का पठार कहा जाता है। फिर उसके बाद ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। गंगा पश्चिम बंगाल में आकर दो भागों में जाती है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और एक बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो जो धारा दक्षिण की तरफ मुड़ती है उसे बंगाल में हुगली नाम दिया जाता है, हुगली नदी। ठीक, तो हुगली नदी में मिल जाती दामोदर नदी और क्या बोलते हैं, हुगली नदी के तट पर ही कोलकाता बसा हुआ है। क्या? कोलकाता। ठीक, आज हम देखेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मैंने आपको मालवा का पठार पढ़ा दिया और बघेलखंड या बुंदेलखंड का पठार पढ़ा दिया, छोटा नागपुर पठार पढ़ा दिया, अरावली की पहाड़ियाँ पढ़ा दिया और विंध्य पर्वत भी पढ़ा दिया। आज हम देखेंगे दक्कन का पठार। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए दक्कन का पठार। देखिए, दक्कन पठार एक त्रिभुजाकार पठार है या पूर्वी, मतलब कहने के पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत और विंध्य पर्वत और क्या बोलते हैं राजमहल पहाड़ियों के मध्य में स्थित एक त्रिकोणीय त्रिभुजाकार पठार है। पूरा यहाँ से देखिए, ये है आपका विंध्य पर्वत। ठीक है, विंध्य पर्वत के यहाँ तक है आपका, ये है आपका बघेलखंड का पठार, फिर इसका ये राजमहल की पहाड़ियाँ और इधर ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला और ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। इसके मध्य में जितना भी भाग है वो सारा भाग दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लिखना चालू करिए आप। आज हेडिंग बनाएंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ये आपकी हेडिंग होगी। इसके बाद देखिए मैंने बताया त्रिभुजाकार पठार, तो लिखना चालू करिए। लिखिए, यह त्रिभुजाकार पठार है या पूर्वी व पश्चिमी घाटों के मध्य तथा विंध्य पर्वत, ये विंध्य पर्वत मैंने बनाया हुआ है। विंध्य पर्वत तथा राजमहल की पहाड़ियों के मध्य लगभग, इसके मध्य नीचे का भाग लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह कितने, ये यहाँ विंध्य पर्वत और राजमहल की पहाड़ियों के मध्य लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत पठार है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत पठार है। इसकी ऊंचाई, कहने मतलब ये पठार ऊंचा है। इधर देखो, इधर ये तटीय मैदान है, मैंने आपको बताया होगा कि इधर मालाबार तट, इधर कोंकण तट, इधर उत्तरी सरकार या उत्कल तट। तो तटों को छोड़कर देखिए प्रायद्वीपीय भारत की ये तट हो गया, यहाँ पर मुंबई बसा हुआ है। ठीक है, इधर चेन्नई बसा हुआ है, चेन्नई। ये है ऊंचाई, ये पूर्वी घाट पर्वत और ये पश्चिमी घाट पर्वत। तो ऊपर ये जो उठा हुआ भाग है इसकी ऊंचाई बता रहा हूँ मैं। कहने को मतलब कि बीच वाला भाग उठा हुआ है और तट मतलब तट पर ऊंचा हुआ भाग नहीं है, ये बीच में चट्टानी भाग है, उसकी ऊंचाई बता रहा हूँ। दक्कन पठार की ऊंचाई देखिए, इसकी ऊंचाई लगभग 500 से 1000 मीटर है। कितनी? 500 से 1000 मीटर है। किसकी ऊंचाई? दक्कन पठार की ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया दक्कन पठार की ऊंचाई के बारे में। इसके बाद लिखिए, यह महाराष्ट्र के अधिकांश भाग तथा एमपी व छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा या पश्चिमी आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। कितने राज्यों में? एक महाराष्ट्र, दूसरा एमपी, फिर उसका छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद पश्चिमी आंध्र प्रदेश, फिर उसका कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। इन सभी राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, पूरा दक्कन के पठार का विस्तार। ठीक, तो इतना लिख लिया। फिर इसके बाद देखिए, इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ। कौन से युग में? क्रिटेशियस युग में। दक्कन के पठार का निर्माण किस युग में हुआ? क्रिटेशियस युग के ज्वालामुखी में हुआ, ज्वालामुखी लावा से हुआ। ठीक है, क्रिटेशियस युग के ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न लावा से हुआ है। ठीक है,
फिर उसके बाद लिखिए दक्कन का पठार निम्नलिखित खंडों में बटा हुआ है। देखिए किन किन खंडों में बटा हुआ है। दक्कन का पठार निम्नलिखित खंडों में बटा हुआ है। पहले हेडिंग बनाइए आप सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। तो सबसे पहले मतलब मैंने बोला दक्कन का पठार निम्नलिखित खंडों में बटा हुआ है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला, महाराष्ट्र का पठार, उसके बाद दंडकारण्य का पठार, फिर उसके बाद पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पहले एक नंबर पे लिखेंगे सतपुड़ा पर्वतमाला। देखिए ये है सतपुड़ा पर्वतमाला, मैंने ये बनाया हुआ है, ये ग्रीन ग्रीन, ठीक, ग्रीन ग्रीन। तो सतपुड़ा पर्वतमाला में लिखिए सतपुड़ा पर्वत का विस्तार दो नदियों के मध्य है। उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी तथा दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी। देखिए ये भ्रंश घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी कहने का मतलब कि धरती का वह भाग जो धंस जाए, अगल बगल धंस गए। जैसे देखिए ये एक बराबर समतल भूमि थी, ठीक, ये ऊपर से एक समतल भूमि थी, लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश ये भूमि अगल बगल धंस गई, नीचे धंस गई, ठीक। तो यहीं पर नदियां बहती, इधर है नर्मदा, नर्मदा और इधर है ताप्ती, तापी या ताप्ती, ठीक। और बीच में ये जो बचा हुआ भाग है, तो ये पर्वत की संरचना में आ जाता है। इधर से भी देखेंगे तो ये ऊंचा और इधर से भी देखेंगे तो ये ऊंचा, इसलिए ये पर्वत कहाँ, सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के मध्य है, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। इस पर्वत को ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा पर्वत है? तो आपका ऑप्शन दिया होगा विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, और जो भी जो दिए हों तो उसके आपको आंसर टिक करना है सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। क्योंकि ये जो अवतलित क्षेत्र है, ये अवतलित क्षेत्रों से उत्पन्न ये पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होता है, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि सतपुड़ा पर्वतमाला दो नदियों के मध्य स्थित है। उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में ताप्ती नदी। देखिए ये नर्मदा नदी है ये, और ये आकर यहाँ पर अपना खंबात की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती। फिर इधर से ये आती है, क्या बोलते हैं इसको, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती। तो किन दो नदियों के मध्य होगा ये विंध्य पर्वत, सॉरी सतपुड़ा पर्वत? उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती, ये लिख गया। फिर इसके बाद लिखिए नर्मदा, सॉरी सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम में राजपीपला, लिखिए पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर महादेव पहाड़ी तथा मैकाल पहाड़ी के रूप में छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। देखिए कैसे, देखिए इसके तीन खंड बनाए मैंने, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक। तो पश्चिम में मैंने कहा, पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी, तो राजपीपला की पहाड़ी इसको कहा जाता है, ये वाला भाग। मैंने कहा कि सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला, फिर मैंने कहा महादेव पहाड़ी, फिर ये महादेव, फिर उसके बाद मैंने कहा मैकाल। तो मैकाल पर्वत तक है, कहाँ तक, छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है मैकाल। तो इधर ये सबसे पश्चिमी भाग को, पश्चिमी पर्वत को क्या कहेंगे, राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, ठीक, तीन खंडों में बटा है। फिर इसका दिए महादेव पर्वत या महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। फिर उसके बाद ये मैकाल, मैकाल, मैकाल पहाड़ी। वही चीज बताई मैंने कहा कि सतपुड़ा पश्चिम में, सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर, तो देखिए राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होती है, फिर उसके बाद जाती है राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर महादेव तथा क्या बोलते हैं इसको, मैकाल पर्वत तक, छोटा नागपुर तक विस्तृत है, ठीक। तो ये छोटा नागपुर, ये मैकाल पर्वत। तो इसके तीन खंड हो गए, कौन कौन से, एक आपकी राजपीपला, दूसरा महादेव, तीसरा मैकाल, ठीक है। इसके बाद लिखना है कि धूपगढ़ चोटी या शिखर सतपुड़ा पहाड़ी का, सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है।
सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है जो महादेव पर्वत पर स्थित है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। तो महादेव पर्वत कौन सा है? ये पश्चिम वाला आपकी राजपीपला, मध्य में महादेव और इधर मैकाल। तो मैंने धूपगढ़ चोटी बताया, धूपगढ़ शिखर या चोटी, ये बना लीजिए यहां पर। धूपगढ़ चोटी किस पर्वत पे है? तो महादेव पर्वत पर है, किस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसके बाद देखिए कि मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मैकाल पर्वत जो है ये मैकाल पर्वत, ये राजपीपला, ये महादेव, ये मैकाल पर्वत। तो मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित है। एमपी और छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित है। इस पर्वत की बात की जा रही है, मैकाल पर्वत की। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, ये लिख गया। तो इसके बाद देखिए लिखिए अमरकंटक क्या बोलते हैं? अमरकंटक सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चोटी है जो मैकाल पर्वत पर स्थित है। सॉरी, हाँ, मैकाल पर्वत पर। तो क्या अमरकंटक चोटी सतपुड़ा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चोटी है जो मैकाल पर्वत पर स्थित है। ये लिखने के बाद लिखिए धूपगढ़ के नजदीक से ही क्या बोलते हैं, धूपगढ़ के समीप ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है। क्या? पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन, धूपगढ़ के समीप ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है। यह मध्य प्रदेश का मुख्य स्वास्थ्य वर्धक स्थान है। इसके उत्तरी ढाल पर नर्मदा तथा क्या बोलते हैं दक्षिणी ढाल पर क्या बोलते हैं ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, ये उत्तरी ढाल और ये दक्षिणी ढाल। ठीक, तो इसका देखिए मैकाल पर्वत के नजदीक से ही नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। सोन नदी ये है, सोन नदी मैंने दर्शाया हुआ है। सोन नदी पटना के पास जाकर बिहार में गंगा में मिल जाती है, और ये क्या बोलते हैं नर्मदा नदी इधर आकर आपका बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ये हो गया सोन नदी और नर्मदा नदी। अब इसके बाद हेडिंग बना लीजिए महाराष्ट्र का पठार। मैंने दक्कन के पठार पे नंबर 1 पे आपको सतपुड़ा बताया। फिर इसके बाद सतपुड़ा में एक चीज और लिख लीजिए यह इसका थोड़ा भाग, कहने का मतलब जो राजपीपला भाग है इसका थोड़ा भाग गुजरात में भी स्थित है। ठीक है, अब महाराष्ट्र का पठार, नेक्स्ट हेडिंग होगी महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार कहाँ पर स्थित है? तो यह पूर्णतया महाराष्ट्र पर स्थित है। महाराष्ट्र पर स्थित है, ये मान लेते हैं महाराष्ट्र पर पठार। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे आपके दक्कन के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए महाराष्ट्र का पठार। इसमें लिखिए महाराष्ट्र पठार का विस्तार पूर्णतया महाराष्ट्र राज्य में है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए महाराष्ट्र पठार को पुनः कई भागों में बांटा गया है। जिनके भाग हैं आप लिखिए, मैंने बोला महाराष्ट्र पठार को कई भागों में बांटा गया। तो नंबर 1 पे लिखिए अजंता की पहाड़ियाँ, नंबर 2 पे लिखिए गोदावरी की घाटी, नंबर 3 पे लिखिए भीम बेसिन या भीमा बेसिन, नंबर 4 पे लिखिए अहमदनगर या बालाघाट का पठार, नंबर 5 पे लिखिए बालाघाट श्रेणी, नंबर 6 पे लिखिए गविलगढ़ श्रेणी। क्या? गविलगढ़ श्रेणी, गविलगढ़ श्रेणी। गविलगढ़ श्रेणी के बाद लिखिए सतमाला पहाड़ियाँ,
तो ये कुछ भाग हैं, किसके भाग हैं? ये सारे भाग महाराष्ट्र पठार के हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अजंता की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में। गोदावरी की घाटी महाराष्ट्र राज्य में, भीमा बेसिन महाराष्ट्र राज्य में, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं इंपॉर्टेंट, इनका क्रम पूछा जा सकता है किस देश में, सॉरी किस राज्य में है। जैसे पूछ लिया जाए राजपीपला की पहाड़ी, तो आपको ऑप्शन में गुजरात है तो गुजरात, नहीं तो मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर इसका जैसे पूछ लिया मैकाल पर्वत, तो आपका मध्य प्रदेश। अमरकंटक का पठार तो मध्य प्रदेश। ठीक है, और क्या बोलते हैं जैसे पारसनाथ तो छोटा नागपुर पठार। ये सारे राज्य आपको याद रखने होंगे, विधिवत पढ़ना होगा। फिर इसके बाद इसी के अंतर्गत आता है आपका दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का ये पठार मैंने बनाया हुआ है, दंडकारण्य का पठार। तो हेडिंग बना लीजिए दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, ठीक है। इसमें लिखिए इसका विस्तार, इसका विस्तार, किसका विस्तार? आपके दंडकारण्य पठार का। तो इसका विस्तार उड़ीसा के कोरापुट तथा कालाहांडी जिले में, उड़ीसा के कोरापुट तथा कालाहांडी जिले में, तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले तथा आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में है। इसका दंडकारण्य पठार का 3 राज्यों में विस्तार है आपका, एक उड़ीसा, एक छत्तीसगढ़, एक आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में विस्तार है। तो लिखना कैसे लिखना है आप? इसका विस्तार, दंडकारण्य पठार का विस्तार उड़ीसा के कोरापुट तथा कालाहांडी जिले में, तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले तथा आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में लगभग 89,000 वर्ग किलोमीटर पर है। इसका विस्तार 89,000 वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार है 3 राज्यों में। इसका देखिए यह एक विषम पठार है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है भाग दंडकारण्य का उच्च भूमि, दूसरी है दंडकारण्य का घाट। दंडकारण्य की उच्च भूमि, दंडकारण्य की उच्च भूमि 2 भागों में बांटा गया है। यह एक असमतल पठार है, यह एक क्या बोलते हैं आपका विषम पठार है। तो दंडकारण्य की उच्च भूमि पहला भाग, दूसरा भाग आपका है दंडकारण्य का घाट, दूसरा भाग दंडकारण्य का घाट। तो देखिए दंडकारण्य का घाट, इसके 2 भाग हैं। इसके अंतर्गत देखिए उच्च भूमि के अंतर्गत दंडकारण्य का पठार आता है, तथा घाटों के अंतर्गत कालाहांडी का पठार आता है। 2 भागों में बांटा गया है। तो उच्च भूमि, इस वाले भाग में, पहले वाले भाग में दंडकारण्य का पठार आता है, दंडकारण्य का पठार, और नीचे वाले घाट में कालाहांडी का पठार आता है, कालाहांडी का पठार आता है। ठीक है, तो ये वो आपका सतपुड़ा पर्वतमाला, महाराष्ट्र का पठार, उसके बाद दंडकारण्य का पठार। आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, और नीचे क्या बोलते हैं इलायची पहाड़ी या अन्नामलाई पहाड़ी या नीलगिरी पर्वत, सारी चीजें कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।